राजस्थान के एक छोटे से गांव घोसीपुर में एक बहुत पुराना कुआं था। गांव के लोग उसे सूत वाला कुआं कहते थे। कहते थे कि उस कुएं में कुछ है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन महसूस जरूर होता है। दिन के उजाले में सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, वो इलाका सुनसान और डरावना हो जाता। कोई उस कुएं के पास फटकने तक नहीं जाता। लोग कहते हैं कि रात के वक्त उस कुएं से किसी औरत के रोने की आवाज आती है। कभी कभी तो सिसकियों के साथ एक आवाज भी आती है, पानी चाहिए क्या? ये सुनते ही इंसान की रूह कांप जाए। गांव के कई लोग दावा करते हैं कि जिसने भी उस कुएं में झांकने की कोशिश की, वो फिर कभी नहीं लौटा। कोई कहता है कि कुएं में आत्मा है, कोई कहता है कि वहां बलि दी गई थी, और कोई कहता है कि वो जगह अब शापित है। कहानी की शुरुआत होती है कविता से, एक 20 साल की शहर में पढ़ने वाली लड़की जो गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के गांव आई थी। गांव की हवाओं में सुकून था, मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन उसके मन में जिज्ञासा थी। वो गांव की अनुभूतियां कहानियों पर यकीन नहीं करती थी। जब मामा से उसने सूत वाले कुएं के बारे में सुना, तो हंसते हुए बोली, मामा, अब भी लोग इन सब बातों पर विश्वास करते हैं? अरे, ये सब तो दादी नानी की कहानियां हैं। मामा का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, उस कुएं के पास मत जाना कविता। वहां अंधेरा कुछ ज्यादा ही गहरा है। वहां जो जाता है वो वापस नहीं आता। कविता को ये सब बातें फिल्मी लगने लगीं। लेकिन उसी वक्त पास में बैठी गुड़िया नाम की एक छोटी लड़की, जो रोज कविता के साथ खेलती थी, धीरे से बोली, दीदी, मैंने उस कुएं से आवाजें सुनी हैं। कोई रोता है वहां, और कभी कभी कोई किसी को पुकारता है। कविता को अब मजा आने लगा। अब वो इन बातों को सिर्फ सुनना नहीं चाहती थी, वो खुद जाकर देखना चाहती थी कि आखिर उस कुएं में है क्या। एक रात जब सब सो गए, कविता चुपचाप उठी और गुड़िया को भी साथ ले लिया। दोनों ने टॉर्च ली और घर से बाहर निकल गईं। रास्ता सुनसान था, चारों ओर घुप अंधेरा। हवा में अजीब सी ठंडक थी। चांद की रोशनी जमीन पर हल्की सी सिल्वर लाइन जैसी लग रही थी। जब वे दोनों कुएं के पास पहुंची, तो वहां एक अजीब सी शांति थी, जैसे सब कुछ थम गया हो। पास में एक पुराना नीम का पेड़ था, और चौंकाने वाली बात ये थी कि उसकी छाया कुएं तक कभी नहीं जाती थी, हमेशा कुछ इंच दूर रुक जाती थी। कविता ने कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक कुएं के अंदर से एक धीमी सी सिसकी सुनाई दी, और फिर कुछ पल बाद एक आवाज आई, पानी चाहिए क्या? गुड़िया डर के मारे चीख पड़ी। कविता भी घबरा गई और दोनों वहां से भाग खड़ी हुईं। अगले दिन कविता का मन बेचैन था। वो जानना चाहती थी कि आखिर सच्चाई क्या है। उसने गांव की पुरानी लाइब्रेरी में जाकर गांव के इतिहास की किताबें टटोलना शुरू किया। घंटों की खोज के बाद उसे एक धूल भरी किताब मिली, घोसीपुर का इतिहास। उसमें एक छोटा सा अध्याय था, माया का श्राप। उसमें लिखा था कि 1850 में गांव में एक महिला थी, माया। वह सुंदर थी, अकेली रहती थी, और लोगों से कम बोलती थी। धीरे धीरे गांव वालों को लगने लगा कि वह कोई जादू टोना जानती है। कुछ अनहोनी घटनाओं के बाद गांव के लोगों ने उसे तांत्रिक और डायन घोषित कर दिया। उसे पकड़ा गया और पंचायत के कहने पर सूत वाले कुएं में जिंदा फेंक दिया गया। मरने से पहले माया ने एक शाप दिया, जिसने मुझे अकेला छोड़ा वो मेरे साथ जाएगा। जो मेरी आवाज सुनेगा वो मुझसे बंध जाएगा। कविता को अब समझ आने लगा था कि गांव वाले यूं ही नहीं डरते, लेकिन उसके अंदर एक अलग ही जिद जाग चुकी थी।
उसने सोचा कि अगर माया की आत्मा सच में है तो उससे बात करके उसकी सच्चाई जाननी चाहिए। रात को कविता फिर अकेले कुएं के पास पहुंची। उसने टॉर्च जलाई और कुएं के पास खड़ी हो गई। उसने कहा, माया, अगर तुम यहाँ हो तो सामने आओ। मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। कुछ पल शांति रही, फिर अचानक हवा तेज चलने लगी। पेड़ की डालियां हिलने लगीं। टॉर्च की रोशनी खुद ब खुद बुझ गई और फिर कुएं से एक सफेद धुंध जैसी चीज बाहर निकली। वो धीरे धीरे इंसानी आकृति में बदलने लगी। लंबे खुले बाल, फटा हुआ घूंघट, लाल आंखें और हाथ में टूटी माला। वो साया बोला, तू मेरी जगह लेने आई है क्या? अब मेरी जगह तू लेगी। तू भी मेरी तरह अकेली रहेगी। काली, भूली हुई, मिटा दी जाएगी। कविता का शरीर कांपने लगा, लेकिन तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा। वो चौंक कर पलटी तो देखा, एक बुजुर्ग महिला खड़ी थीं। सफेद साड़ी, माथे पर बड़ी सी बिंदी और हाथ में माला। वो थी दादी पंडिताइन। उन्होंने गले में डाली माला से मंत्र पढ़ना शुरू किया और साया चीखते हुए वापस कुएं में समा गया। दादी पंडिताइन ने कविता को घर ले जाकर सारी सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, माया निर्दोष थी। उसके साथ अन्याय हुआ। जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा, उसकी आत्मा इस कुएं में कैद रहेगी। उसे इंसाफ दिलाने वाला ही उसे मुक्ति दे सकता है। अगले दिन कविता ने गांव के बुजुर्गों को इकट्ठा किया और सारी बात बताई। कुछ ने इनकार किया, पर बहुत से लोग चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गए। उनमें से कुछ के दादा परदादा उस सजा में शामिल थे। कविता ने किताब और दादी पंडिताइन की बातों के सहारे उन्हें समझाया कि एक निर्दोष आत्मा को सालों से कैद में रखना इंसानियत के खिलाफ है। गांव वालों ने मिलकर उस कुएं के पास एक छोटी सी समाधि बनाई। माया की एक मिट्टी की मूर्ति बनवाई गई और वहां एक यज्ञ कराया गया। सबने मिलकर माया से क्षमा मांगी। रात को पहली बार उस कुएं पर चांदनी पड़ी। पहली बार नीम के पेड़ की छाया कुएं तक पहुंची और पहली बार गांव में एक सुकून की हवा चली। कुछ दिन बाद कविता वापस शहर लौट गई। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक रात जब वो अपने घर के कमरे में थी, उसे अपने तकिए के नीचे एक पुराना सा कागज मिला। कागज पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, तू मेरी जगह लेने आई थी। अब मेरी कहानी तेरे साथ जुड़ गई है। कविता का चेहरा सफेद पड़ गया। कमरे में हल्की सी हवा चली और उस हवा में वही सिसकियां गूंजने लगीं जो उसने उस रात कुएं के पास सुनी थीं। शायद माया की आत्मा पूरी तरह मुक्त नहीं हुई थी, या शायद अब कहानी की अगली कड़ी शुरू होने वाली थी।